Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss how to become a .NET developer. बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मुझे .NET डेवलपर बनना है, हम लोग .NET डेवलपर बनना चाहते हैं, हमारी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, हमें क्या स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहिए टू बिकम अ .NEट डेवलपर। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पे करते हैं और अपने एक्सपीरियंस लाइक एज ए जो हम लोगों का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है 9 to 10 ईयर्स का, और मैं कैसे देखता हूँ अगर अपनी टीम में किसी को हायर करना होता है या किसी भी बंदे को एज ए फ्रेशर लेना होता है तो उनके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसको आज मैं शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप फ्रेशर हैं और आईटी में अपना करियर ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप फ्रेशर हैं, आईटी में अपना करियर ढूंढ रहे हैं और स्पेशली .NET डेवलपर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज 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 सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट विद लेटेस्ट वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, हाउ टू बिकम अ .NET डेवलपर। एक .NEट डेवलपर बनने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए और किस लेवल का एज ए फ्रेशर कितना नॉलेज हमको होना चाहिए इंटरव्यू क्रैक करने का, और जब हम प्रोजेक्ट पर डिप्लॉय होते हैं तो किस तरह का काम हमको आना चाहिए। आज इन सारी पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। अगर तब भी हमारे इस पूरे वीडियो को देखने के बाद तब भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में दे मारिए और हम उस पर जल्दी एज सुन एज रिप्लाई करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो एक वीडियो और लाएंगे। तो सबसे पहले हाउ टू बिकम अ .NET डेवलपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि .NET क्या है समझना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बहुत ही शॉर्ट में व्हाट इज .NET। गाइस, .NET is created by Microsoft and it is a platform of collected technologies for building applications on Windows, Linux, macOS, iOS, Android and other operating system। .NET एक टेक्नोलॉजी है, एक प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी का एक संगम है। मतलब .NET के साथ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। वाई डू वी यूज .NET? बिल्ड वेब एंड डेस्कटॉप एप्स एंड गेम्स, क्लाउड सर्विस, मशीन लर्निंग, IoT। ठीक है, OTT नहीं, IoT। तो .NET एक फ्रेमवर्क है। .NET सपोर्ट्स more than 30 languages। .NET have capabilities to run their application on different platform like different operating system like Windows, Linux, macOS, iOS, Android and other operating systems। And why do we use .NET? With the help of .NET we create a build web app, desktop apps, cloud service, machine learning and IoT। तो हमने समझ लिया .NET क्या है, वाई डू यूज .NET। अब .NET डेवलपर बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। ख़त्म वाली तो कोई बात नहीं है, मतलब जॉब सिलेक्शन के बाद एक थोड़ी सी वो हो जाती है, जॉब सिलेक्शन के बाद एक मूड जो है रिलैक्स हो जाता है, तो वहाँ तक की बात कर रहे हैं। ख़त्म तो अगर आप .NET इंडस्ट्री में चले गए तो पढ़ाई तो आपको हमेशा करना पड़ेगा। किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर आप डेवलपर बन गए और अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपको पढ़ाई टिल द एंड, जब तक आप इस फील्ड में हैं, जब तक आप जॉब कर रहे हैं, जब तक आप सीखना चाहते हैं, तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा। एक समय तो ऐसा आता है कि इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए भी आपको सीखना पड़ता है, सीखना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो अगर आपको पुरानी चीज़ आती है और नई चीज़ नहीं सीख रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। तो टिल द एंड तो नहीं कहूँगा, मतलब हाँ, कहाँ से स्टार्ट करना है, अपने पहले जॉब तक। उसके बाद जब आप जॉब करने लगते हो तो रास्ते अपने आप पता चलता जाता है और आपको आइडिया लग जाता है कि आपको आगे क्या करना है, आपको कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है। उसमें फिर किसी नीरज तिवारी और किसी ट्रेनर और किसी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट प्रोबेबली आप सीख जाते हो, आप उतने कैपेबल हो जाते हो कि आप डिसीजन मेकिंग, और आपको पता चल जाता है क्या करना है। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, ये हमारा मेन पॉइंट है, मेन फोकस है।
हाउ टू बिकम अ डॉट नेट डेवलपर। डॉट नेट डेवलपर बनने के लिए आपको पहले 4 चीज़ें आनी चाहिए। 4 चीज़ें क्या होंगी? मैं स्क्रीन पे आपके आपके सामने ये है, ये 4 चीज़ें। आपको डॉट नेट आना चाहिए। डॉट नेट मीन्स फ्रेमवर्क के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फ्रेमवर्क मीन्स बहुत सारे हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क हो गया, फिर कोर आ गया, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए फ्रेमवर्क के बारे में। उसके बाद डॉट नेट में आपको क्या पढ़ना चाहते हैं, एस पी डॉट नेट, एम बी सी डॉट नेट कोर। अब तो डॉट नेट 5, 6, 7 आ गया। पहले क्या था? पहले बहुत पीछे नहीं जा रहे हैं हम, यहाँ से आ रहे हैं। पहले हम लोग एस पी डॉट नेट पर काम करते थे, फिर एस पी डॉट नेट के बाद हमारे पास आया एम बी सी डॉट नेट, फिर एम बी सी डॉट नेट अपग्रेड होके आया डॉट नेट कोर। अब क्या किया इसने? सबको मिला के डॉट नेट 5 और डॉट नेट 6, इस तरीके से एक तरह का फ्रेमवर्क बन गया। एस पी डॉट नेट और एम बी सी डॉट नेट जो था सेम फ्रेमवर्क पे चलता था। डॉट नेट कोर के लिए एक डिफरेंट कोर का फ्रेमवर्क ही था, और डॉट नेट 5 डॉट नेट 6 एक यूनिफाइड मॉडल दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि आपको डॉट नेट के बारे में पता होना चाहिए। आपको बेसिकली ये जो डॉट नेट 5 और डॉट नेट 6 अगर आप पढ़ रहे हैं डॉट नेट, तो ये मैं कहूँगा कि एस पी डॉट नेट आपको अवॉइड करना है। एम बी सी डॉट नेट ठीक है, डॉट नेट कोर ठीक है, और बहुत ज़्यादा कोशिश ये करना है कि डॉट नेट 5, डॉट नेट 6 और डॉट नेट 7 से हम लोगों को पढ़ाई करनी है। यहाँ से स्टार्ट करना है एज ए फ्रेमवर्क, और जो यूजर इंटरफेस बनेगा या जो भी उस तरह की चीज़ें होंगी डॉट नेट 5 डॉट नेट 6 पे हम लोग काम करेंगे। तो अभी आते हैं यहाँ पे डिटेल में, अभी बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको सी शार्प आनी चाहिए। अब यहाँ डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरेस्ट है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। बेबी डॉट नेट में है, लाइक विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी शार्प है, एफ शार्प है, तो दे आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें कंपनियां बहुत काम करती हैं, जिसमें डेवलपर्स भी बहुत हैं, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी शार्प। तो आई विल रिकमेंड यू, आई विल सजेस्ट यू ऑलवेज गो विथ सी शार्प। अगर आप सी प्लस प्लस से आए हैं, सी से आए हैं, तो सी विजुअल बेसिक से भी अगर आए हैं तो सी शार्प इज़ द बेस्ट। अगर कॉलेज में आपने इस तरीके से पढ़ाई की है तो सी शार्प इज़ द बेस्ट। तो सी शार्प लर्न करिए। कैसे लर्न करना है उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आता है जहां बेसिक नॉलेज हम लोगों को चाहिए, लर्न जावा स्क्रिप्ट बेसिक, लर्न सिक्वल बेसिक। देखिए, अगर आपको डॉट नेट आता है और सी शार्प आता है तो बड़ा मुश्किल है जॉब पाना, क्योंकि आजकल जो मार्केट की डिमांड है वो एज ए फुल स्टैक है। कोई भी फुल स्टैक का मतलब होता है कि आपको बैक एंड भी आना चाहिए, आपको फ्रंट एंड भी आना चाहिए, आपको डेटाबेस भी आना चाहिए, मतलब सब कुछ आना चाहिए। समझ लीजिए कि ये भगवान को ही ढूंढते हैं, ऐसे समझिए। तो फुल स्टैक ढूंढते हैं। फुल स्टैक में मतलब आपको सब कुछ आना चाहिए। तो डॉट नेट जो हो गया हमारा एक तरीके से, डॉट नेट शीशा बैकएंड हो गया, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। जावा स्क्रिप्ट हमारा जो फ्रंट एंड हो गया, सिक्वल सर्वर हमारा डेटाबेस हो गया। तो आप 4 चीज़ों पर फोकस करना है, डॉट नेट, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, सिक्वल बेसिक। तो देखिए, जावा स्क्रिप्ट और सिक्वल बहुत बेसिक, मतलब इतना ही पढ़ना है शुरू में, स्टार्टिंग में, कि जितना हम लोग इंटरव्यूअर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग बता पाएँ और हमारा काम चल जाए। मेन फोकस हम लोगों को करना है डॉट नेट और सी शार्प, क्योंकि बहुत जो 60 और 70 और 30 का 70 और 30 का जो एवरेज होता है इंटरव्यू में, डॉट नेट सी शार्प 70 होता है, 30 में सिक्वल और जावा स्क्रिप्ट होता है। तो मेन फोकस 70% पे होना है। 70% अगर हमारा ओके है तो 30% में हम लोगों को कंसेशन पे मिलता है, होता है कि सीख लेगा बंदा। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा ओवरव्यू। अब हम लोग बात करते हैं कि शुरू कहाँ से करना है। तो यार, सबसे पहले शुरू करने से पहले तो हम लोगों को तो टूल्स इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। तो डॉट नेट के लिए जो टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं वो विजुअल स्टूडियो होता है। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है, आपको क्या करना है? फर्स्ट यू नीड टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी फ्री वर्जन। आप लर्नर हो, स्टूडेंट हो, तो कम्युनिटी वर्जन जो आता है वहाँ पे फ्री वर्जन होता है। आप देख सकते हैं, विजुअल स्टूडियो की साइट पे जाइए और वहाँ से डाउनलोड करिए विजुअल स्टूडियो। अगर आप अभी शुरू करना चाह रहे हैं तो अभी का जो वर्जन चल रहा है 22 वाला, आप लेटेस्ट वन जो है वो कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 2022 ये वाला वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, VS 2022। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में क्या है?
बहुत बेसिक से आप अपना कॉलेज प्रोजेक्ट किए होंगे या सी पढ़े होंगे, सी प्लस प्लस पढ़े होंगे। आप किसी भी ब्रांच से आ रहे हैं, देखिए एक बात और है, आईटी तो सबको एक्सेप्ट करता है, आप चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, तो वॉट एवर ब्रांच यू आर कमिंग फ्रॉम, ये जो इंडस्ट्री है आईटी इंडस्ट्री सबको अपनाता है। तो अगर आप किसी भी ब्रांच से आ रहे हैं, ये स्पेसिफिक कोई ऐसा मेरा वीडियो नहीं है कि आप केवल आईटी वाले और डेटा साइंस वाले और कंप्यूटर साइंस वाले आ रहे हैं, उन्हीं के लिए स्पेसिफिक वीडियो नहीं, आप किसी भी ब्रांच से आ रहे हैं तो डॉट नेट सीख सकते हैं, आईटी में जॉब पा सकते हैं। उस पर एक बड़ा ही स्पेशल वीडियो बनेगा, तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी बेसिक बता रहे हैं। तो आप किसी भी ब्रांच से आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर जो होता है वहाँ पे बेसिक नॉर्मल सी लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। सी लैंग्वेज में आपने बहुत सारा प्रोग्राम बनाया होगा, लाइक सम ऑफ टू नंबर्स, स्वैप नंबर्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स के प्रोग्राम्स होते हैं। तो उस तरह के प्रोग्राम से हम लोगों को शुरू करना है। तो स्टेप 2 में क्या करना है, लर्न सी शार्प और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि अगर आपका इंटरेस्ट बीबी में है और एफ शार्प में है तो आप वो भी सीख सकते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे सीखने के लिए, और उस तरीके से आप सीख सकते हैं। तो लर्न सी शार्प अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक वीबी और एफ शार्प, यू कैन चूज एज पर योर इंटरेस्ट। जहाँ इंटरेस्ट है आपका उस चीज़ को आप चूज कर सकते हैं, और चूज करने के बाद जो स्टेप 1 स्टेप 2, मतलब सबसे पहले VS कोड जो है, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है, VS कोड नहीं, विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी वर्जन, फ्री वर्जन जो होता है इंस्टॉल कर लीजिए, फिर अपना लैंग्वेज डिसाइड कर लीजिए, और उसके बाद स्टेप 3 पे आ जाइए। आफ्टर इंस्टॉलिंग विजुअल स्टूडियो यू नीड टू क्रिएट सम बेसिक प्रोग्राम्स इन सी शार्प। उसी की बात मैं कर रहा था कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे, फर्स्ट ईयर में थे, तो आपने सी पढ़ी होगी, सी में आपने इस तरह के बहुत सारे, बहुत तेरो प्रोग्राम्स आपने बनाए होंगे, ठीक है। तो बहुत तेरो प्रोग्राम, आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए होंगे, तो उसी तरह के प्रोग्राम से हम लोगों को शुरू करना है। सबसे पहला जो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होता है कि एक कंसोल एप्लीकेशन हमने बनाया, विजुअल स्टूडियो में गए, ऐड न्यू प्रोजेक्ट किया, ऐड न्यू कंसोल प्रोजेक्ट किया, और जाके हमने क्या किया, एक 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 प्रोजेक्ट ऐड किया, और उसमें हमने क्या किया, प्रिंट हेलो प्रिंट कराते हैं जनरली। आप अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है मेरे ब्लॉग में जा सकते हैं, मेरे डॉट नेट करके जो मेरा ट्यूटोरियल है उसमें शुरू से जा सकते हैं, डॉट नेट इंट्रोडक्शन, डॉट नेट फ्रेमवर्क, जीट डॉट नेट फ्रेमवर्क, मैनेज कोड, इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ से सीख सकते हैं। और कहीं भी किसी भी ट्यूटोरियल पे आप जाके और देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। मैं बस स्टेप बता रहा हूँ, इसमें मैं अभी कोई टेक्निक नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई प्रोजेक्ट ऐड करके नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं बस बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो सबसे पहला जो शुरू करना है हम लोगों को, हेलो प्रिंट करा के देखिए, आपको बहुत खुशी मिलेगी अगर आप पहला प्रोग्राम बनाएंगे। फिर आप सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाइएगा, स्वैप टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाइएगा, रिवर्स नंबर का, रिवर्स स्ट्रिंग का, जो आपने सी में किया था, आपके पास नोट्स होंगे। आप क्या कर सकते हैं कि उसी तरह के प्रोग्राम सी शार्प में बनाने शुरू करेंगे। जब 10-20 प्रोग्राम आप सी शार्प में बना लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। और उसके बाद जब एक बार कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा तो जो मैं सजेस्ट कर रहा था आप कि आप जो है सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, डॉट नेट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको देखना शुरू करिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट में जो आएंगे आपके पास, लाइक डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में आपको लर्न करना चाहिए, ठीक है। डॉट नेट का इंट्रोडक्शन, डॉट नेट फ्रेमवर्क, फिर आप कंपाइलेशन में जा सकते हैं कि CLR और जीट क्या हो सकता है, फिर आप देख सकते हैं CTS क्या होता है, CLS क्या होता है, असेंबलीज क्या होती हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो डिफरेंट टॉपिक्स वन बाय वन आपको आना है। फिर डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद आप रेफ आउट कीवर्ड होता है उसके बारे में लर्न कर सकते हैं। बहुत ही स्मॉलर टॉपिक से आप शुरू कर सकते हैं, और एक बार जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो उसके बाद आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाने से पहले आपको एक्सेस मॉडिफायर देख लेना चाहिए, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन मिलेगा आपको, इनहेरिटेंस मिलेगा, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, उसके बाद आप थोड़ा सा और जो है चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी। तो बेसिक से एक एक टॉपिक आपको कवर करना है। तो इसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर इस तरह के टॉपिक जब आप कवर करने हैं तो मेरे मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही डॉट नेट करके
प्लेलिस्ट है जिसमें 27 वीडियोस हैं और ये सीक्वेंस में है 1 2 एक सीरीज़ है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट डॉटनेट के जो बेसिक से लेके डॉटनेट फ्रेमवर्क से लेके डिज़ाइन पैटर्न तक के आपको वीडियो मिल जाएंगे और वो भी हिंदी में बहुत ईजी तरीके से मैंने कोशिश की है कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ आप तक। ठीक है, कहीं भी देख सकते हैं आप, किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप गूगल करिए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब 10 15 20 प्रोग्राम्स अगर आप जब बना लें, उसके बाद आपको क्या करना है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट जब कवर हो जाएगा तो आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कि हाँ डॉटनेट के बारे में मुझे पता है, सी शार्प में मुझे ये कमांड है, सी शार्प में इतने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। उसके बाद वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेस, तब ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। जब ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाए, ठीक है, मैंने क्या लिखा है कि इट विल गिव यू मोर एक्सपोजर अबाउट डॉटनेट। जब आप ये प्रोग्राम बना लोगे तो ये बहुत सारा एक्सपोजर आपको देने वाला है, बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाला है। उसके बाद आप जब बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फॉर डॉटनेट बेसिक कॉन्सेप्ट यू कैन ऑल्सो वॉच माई डॉटनेट सीरीज वीडियो, तो एक जो है ना एक बूस्टर का काम करेगा। ये सारे प्रोग्राम्स बनाने के बाद आप जब बेसिक कॉन्सेप्ट के टॉपिक्स कवर कर लोगे, चाहे वीडियो से करो, चाहे आर्टिकल से करो, चाहे ट्यूटोरियल से करो, कहीं से भी करो, आप जब कवर कर लोगे जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और आपको लगेगा कि येस आई एम इन राइट डायरेक्शन। आप ऐसा सोचने लगोगे। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, इफ़ यू आर डूइंग सेम थिंग विद इन फ्रेंड सर्कल, सो यू कैन डिस्कस द टॉपिक्स लाइक समवन विल आस्क व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप, समवन विल आस्क व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। तो जब आप डिस्कस करोगे तो ये चीज़ें जो है ना और आसान होंगी। अगर किसी टॉपिक में आप जो है स्टक हो रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन directly reach to me, you can come to my LinkedIn channel, you can come to my YouTube channel, you can directly comment the things and मैं ये बड़े विश्वास के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि मेरे YouTube चैनल पे एक भी कमेंट ऐसे नहीं है जिस पर मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैं हर कमेंट पे रिप्लाई करता हूँ, तो आप कमेंट करके मेरे तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये 20-25 प्रोग्राम्स बनाने हैं, कुछ टॉपिक्स जो मैंने बताए वो कवर करने हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 पे क्या करना है हम लोगों को? स्टेप 4 पे हम लोगों को वंस यू विल गेट कॉन्फिडेंस इन कंसोल प्रोग्रामिंग, देन यू कैन मूव टू वेब फॉर्म्स, एमबीसी फॉर्म्स। वेब फॉर्म, एमबीसी फॉर्म्स मतलब क्या कि जब हमने प्रोग्राम्स, कंसोल प्रोग्राम्स बना लिए तो अब हमको स्क्रीन्स बनाने हैं। डॉटनेट कोर का हेल्प लेना है। हेयर यू कैन ऐड फॉर्म्स एंड स्टार्ट क्रूड ऑपरेशंस। क्रूड कहिए, क्रूड ऑपरेशंस का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। एक ऐसा स्क्रीन, एक ऐसा फॉर्म बनाना है जिसमें कुछ इनपुट्स हों, लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने देखा होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद हमारा डेट ऑफ बर्थ, 3-4 फील्ड ले लीजिए। उसमें डेटा आप डाल के सेव बटन होगा, सेव करोगे, डेटा जाएगा, डेटाबेस में सेव होगा। फिर उस डेटा को आप कहीं दिखाओगे, वहाँ से एडिट करके अपडेट कर लोगे, वहाँ से डिलीट करने का ऑप्शन होगा। तो एक ऐसे फॉर्म को आपको बनाना है। ठीक है, जब एक ऐसे फॉर्म को बनाओगे तो आपको डेटाबेस का जरूरत पड़ेगा। तो उसके लिए हमने लिखा है कि टू सेव डेटा इन द डेटाबेस यू नीड अ SQL सर्वर। यू कैन इंस्टॉल SQL एक्सप्रेस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। जैसे आपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया था, वैसे ही आप SQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे जाइए और गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। SQL सर्वर का एक्सप्रेस वर्जन जो फ्री होता है 10 GB तक, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और जब उसमें डेटा सेव होगा। उसमें कैसे सेव होता है, आप एक अलग ही टॉपिक है कैसे सेव होता है। आप उसमें टेबल बनाओगे, डेटाबेस बनाओगे, टेबल बनाओगे, स्टोर प्रोसीजर लिखोगे, SQL क्वेरीज लिखोगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक SQL आपको पढ़ना होगा। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर भी SQL का एक अलग ही प्लेलिस्ट है, वहाँ से कुछ चीज़ें आप आसानी से सीख सकते हैं। बहुत ही, मैं आपको दिखा भी दूँ, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो SQL का बहुत सारा वीडियो नहीं है, लेकिन यस उतना है जितना आपके काम का है। लर्न SQL सर्वर बेसिक, प्राइमरी की, स्टोर प्रोसीजर, इंट्रोडक्शन टू जॉइंस, यूनियन एंड 4-5 वीडियो है, इतना काफ़ी है आपके लिए। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो आप कहीं से भी आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे SQL सर्वर आपको इंस्टॉल करना है और एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, जिस फॉर्म में आपके पास कुछ डेटा होगा, वो डेटा सेव होगा, वही डेटा अपडेट होगा, वही डेटा डिलीट होगा। ठीक है, प्लीज़ ट्राई टू लर्न विद .NET 5। यहाँ पे मैंने ASP.NET नहीं लिखा है,
आपको ASP.NET नहीं यूज़ करना है। अब मैं आपको बता रहा था ना कि एक समय ऐसा भी आता है कि आपको सर्वाइव करने के लिए पढ़ना होता है। ASP.NET का जो माइक्रोसॉफ्ट का है पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। ASP.NET वाले जो भी बंदे थे अब अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं MVC में और .NET कोर में, ताकि करंट मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में जो स्कोप है, उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब मिल पाए और अपने आप को ग्रो कर पाएँ। ठीक है, तो ASP.NET आपको नहीं सीखना है। अगर आप ASP.NET सीखोगे तो फिर आपको MVC और .NET कोर सीखना पड़ेगा, तो 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप ये कोशिश करिएगा, जो मैंने रिकमेंड किया है कि आप .NET 5, .NET 6, .NET 7 से शुरू करिएगा। .NET 5 में अगर आप क्रूड कर रहे हैं, ठीक है, here you can add forms and start CRUD operation. For CRUD operation you can see my .NET Core CRUD video. मैंने सेम क्रूड ऑपरेशन का एक .NET कोर में, मतलब .NET 5 में, .NEट 6 में, .NEट 5 भी नहीं, .NEट 6 में एक वीडियो कर रखी है, बना रखी है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। लर्न ASP.NET कोर, हमारा जो प्लेलिस्ट है लर्न ASP.NET कोर 6, .NET 6 क्रूड ऑपरेशन यूजिंग .NET 6 एंटिटी फ्रेमवर्क एंड SQL सर्वर। तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, .NET कोर का जो प्लेलिस्ट है, मेरे चैनल पे जाइएगा, .NET कोर का जो प्लेलिस्ट है, ये लर्न .NET कोर का, इसके थ्रू जाके आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो, दोनों वीडियो जो मैंने रिकमेंड किया, दोनों प्लेलिस्ट जो मैंने रिकमेंड किया, आप आसानी से पा सकते हैं। तो आपको जो क्रूड ऑपरेशन करना है .NET 6 के साथ करना है, .NET 5 और .NET 6 और .NEट 7 तीनों में चूज कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियो के साथ जाएंगे तो .NET 6 के साथ करना है। एक बार क्रूड ऑपरेशन जब आप कर लेंगे ना, तो किसी भी प्रोजेक्ट में, देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, किसी भी प्रोजेक्ट में आप चाहे कोई भी डेवलपर हो, आप जावा डेवलपर हो, .NEट डेवलपर हो, रिएक्ट डेवलपर हो, किसी भी प्रोजेक्ट में क्या होता है, एप्लीकेशन में कुछ डेटा दिखता है, वो डेटा एडिट होता है, फिर नया डेटा बनता है, वो डेटा डिलीट होता है, यही ना होता है। तो सॉफ्टवेयर बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना, वेबसाइट बनाना कोई बहुत बड़ा तो वो है नहीं। होता क्या, होती तो 4 ही चीज़ें हैं, सेव, अपडेट, डिलीट, रीड। उसमें डिफरेंट लॉजिक हो सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक हो सकते हैं। तो अगर आपको बेसिक आ गया, आप नॉर्मल, आपको एल्गोरिथम आ गया, मतलब आप 2 नंबर को स्वैप कर ले रहे हैं, 2 नंबर को, लाइक आपको लूप लिखना आ गया, जो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने कवर किया था यहाँ पे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने यहाँ कवर कर लिया, यहाँ पे आपने क्रूड ऑपरेशन कर लिया, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट आप कर लिए, तो बचा क्या? बचा जो एडवांस टेक्नोलॉजी, जो डिफरेंट सिनेरियोज बचे, तो वो सिनेरियो तो तब कवर होंगे ना जब आपके सामने आएंगे, जब आप प्रोजेक्ट पर डिप्लॉय होंगे। तो किसी भी .NET जॉब को प्राप्त करने के लिए, किसी भी .NET जॉब को, इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको कुछ प्रोग्राम्स लिखना। आप इंटरव्यू दोगे ना एज ए फ्रेशर, तो 2 तो प्रोग्राम लिखवाएगा ही लिखवाएगा, चाहे स्वैप ऑफ 2 नंबर का दे दे, फिबोनाची सीरीज का दे दे, फैक्टोरियल का दे दे, कुछ भी दे सकता है। इंटरव्यू के दिमाग में डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रेस है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आपको एक प्रोग्राम दे के छोड़ देगा, भैया लिख नहीं पाओगे, रिजेक्ट कर देगा। तो इंटरव्यू देना भी बहुत ही लक का होता है कि किसी दिन इंटरव्यू का मूड अच्छा है तो बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेगा, आप बताते जाओगे और उस तरीके से, और आपकी गलतियों को इग्नोर करता जाएगा। मूड खराब है भाई तो आप कुछ भी बताओगे, वो तो मूड खराब है। तो देखिए, बेसिक क्वेश्चन से शुरू करना है, .NET क्या है, कैसे है, किस तरीके से काम करता है, CLR, GIT, ये सब करना है। 20-25 प्रोग्राम्स कवर कर ले हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे। अगर इंटरेस्ट इसमें है तो बहुत सारे प्रोग्राम आप कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ एल्गोरिथम होता है और उस तरीके का होता है, जहाँ पे आप इस सब का प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा क्रूड ऑपरेशन करना है। जब एक क्रूड ऑपरेशन बना लोगे आप, तो कोशिश करना है ये जो क्रूड ऑपरेशन आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, जब क्रूड ऑपरेशन आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो कोशिश करना है आपको कि दिमाग में रखें कि एक एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट बना है, चाहे लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो, एम्प्लॉय मैनेजमेंट हो, उसमें क्या है, उसमें भी तो क्रूड ही है। जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट है या लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात करते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट में क्या होता है, स्टूडेंट होता है, फिर क्या होता है, बुक्स होते हैं। तो एक स्क्रीन बनाया स्टूडेंट का, एक स्क्रीन बनाया बुक्स का, फिर वही बुक्स किसी स्टूडेंट को दिए जाते हैं, तो फिर एक स्क्रीन बनाया जहाँ पे स्टूडेंट बुक्स दोनों आएंगे और बुक्स का एसिग्नेशन होगा एक स्टूडेंट के अगेंस्ट में। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट करना है आपको, इस क्रूड ऑपरेशन के बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट करना है आपको। जब आप प्रोजेक्ट कर लेंगे और लगे कि हाँ कुछ चीज़ें तो आप जान गए .NET में, फिर आता है इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि जिस चीज़ के लिए अभी तक आपने ये खिचड़ी, आप जो ये कर रहे थे, आप खिचड़ी जो पका रहे थे, मतलब जॉब। वंस यू कंप्लीट क्रूड एंड बेसिक प्रोजेक्ट, देन स्टार्ट अपडेटिंग योर रिज्यूमे ऑन जॉब पोर्टल। जॉब पोर्टल डिफरेंट है, लाइक मैं प्रीफर करता हूँ नौकरी, और जो बेस्ट है लिंक्डइन
एंड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, आप गूगल करिएगा .NET इंटरव्यू क्वेश्चन, C# इंटरव्यू क्वेश्चन, SQL इंटरव्यू क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे और आपको ना सारे देखने हैं। एटलीस्ट आपको ना कोशिश करना है कि करीब करीब 100-150 C# के क्वेश्चन तैयार करने हैं, करीब करीब 50 SQL के, करीब करीब 50 ऐसे जावास्क्रिप्ट के और C# के। तो एक आपको माइंडसेट बनाना है कि करीब करीब 400 से 500 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। उसमें क्या है, बेसिक क्वेश्चन से कवर करना है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, आपको बेसिक क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। लोग कहते हैं कि यार .NET फ्रेमवर्क के बारे में क्यों पढ़ना है, JIT और CLR के बारे में क्यों पढ़ना है। भाई बेसिक अगर आपको पता होगा ना, तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि आप डिज़ाइन पैटर्न हमको बताएंगे। आप एज ए फ्रेशर आ रहे हो तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बेसिक क्वेश्चन का आंसर करो। तो आपको जो बेसिक क्वेश्चन पे बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लॉजिक आपके अच्छे होने चाहिए। मतलब अगर मैं दे दूं कि भाई 2 नंबर्स का स्वैप प्रोग्राम तो आपको लिखना है, तो ये नहीं कि आप इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, ये मोबाइल वो मोबाइल, भाई नहीं। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि मैं कह दूं भाई 2 नंबर का स्वैप करके दे दो, तो आप जो है किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर को ओपन करके और फट से 2 मिनट में वो प्रोग्राम लिख के हमको दिखा दो। भाई वो इंप्रेशन जो है ना, वो तो भाई जॉब दिला के ही रहता है। तो इस तरह की तैयारी होनी चाहिए आपकी। आप अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई ऑन डेट ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रिपरेशन इंटरव्यू की शुरू कर देने हैं। और कहाँ पढ़ना है, यूट्यूब पे ही पढ़ना है, यूट्यूब पे ही सर्च करना है C# इंटरव्यू क्वेश्चंस। आपको डिफरेंट है, मेरे भी वीडियोज़ आने वाले हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक .NET का एक कंप्लीट 1-1.5 घंटे का एक वीडियो दूं, जिसमें बेसिक से लेके और कॉम्प्लेक्स तक के क्वेश्चन आंसर्स मैं करूं। तो मेरे भी आएंगे और डिफरेंट हैं यूट्यूब पे, तो आप सर्च कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। तो एक बार जब आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना शुरू करोगे और आपको लगेगा कि हाँ मतलब अब चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं और मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ, तो जॉब अप्लाई करना और इंटरव्यू शेड्यूल कराना शुरू करिएगा। और यार सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इनिशियली यू विल फेस रिजेक्शन। आप पहला इंटरव्यू दोगे ना, आप रिजेक्ट हो जाओगे। दूसरा इंटरव्यू दोगे ना, रिजेक्ट हो जाओगे। तीसरे में भी रिजेक्ट हो जाओगे, चौथे में भी रिजेक्ट हो जाओगे, पांचवें में भी रिजेक्ट हो जाओगे। गाइस यहाँ पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आप समझिए इंटरव्यू कैसे क्रैक होता है। किसी भी प्रोजेक्ट पे आप, ठीक है, मैं 8 साल 9 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, कोई भी 10 साल से काम कर रहे हैं, काम करना और इंटरव्यू देना दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने एक क्रूड एप्लीकेशन बना लिया, मेरे बेसिक ठीक हैं और मैं एक छोटा सा लाइब्रेरी मैनेजमेंट में बना लिया, तो ये नहीं है कि आप इंटरव्यू दोगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे आप, अभी जो है आप इंटरव्यू दो रहे, दोनों में बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है। इंटरव्यू में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। इंटरव्यूअर कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बना के देता है आपको, तो उस पर रिप्लाई करना होता है। तो रिजेक्शन से नहीं घबराना यार, आप रिजेक्ट होगे। अब रिजेक्शन को आप प्लस पॉइंट में लो। कैसे तैयारी करनी है। आपने पहला इंटरव्यू दिया, 15 क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने पूछे, 5 आपने बता दिए, 10 नहीं बताया। भाई उस 10 क्वेश्चन को आप तैयार करिए, ठीक है। दूसरा इंटरव्यू दीजिए, आपने 5 बताया, 7 नहीं बताया। जो 7 नहीं बताया ना, उस 7 को आप तैयार करिए। तो इस तरीके से एक एवरेज मैं बता रहा हूँ कि अगर 20 इंटरव्यू, मतलब आप 20 इंटरव्यू में अगर आप रिजेक्ट हो गए या 10 में हो गए, यार देखो ये मत सोचना कि मैं ये बता रहा हूँ कि रिजेक्ट हो गए। देखो जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हो, आप बोलोगे ऐसे कैसे बोल रहे हो। देखो जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो मैं बता रहा हूँ। 20 इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए ना, और 20 इंटरव्यू में 10-10 क्वेश्चन का अगर आपने आंसर नहीं किया ना, तो 200 क्वेश्चन होते हैं। इस 200 क्वेश्चन को तैयार कर लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 20 इंटरव्यू में रिजेक्शन होने के बाद आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि कोई किसी भी इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन होता है वो रिजेक्शन के बाद ही होता है। जब हम लोग रिजेक्ट होते हैं तो फिर तैयारी हमारी और अच्छी होती है। हम क्या करते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं इंटरव्यू के लिए। अभी तक तो हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, अभी तक तो हम तो प्रैक्टिकल सीख रहे थे, लेकिन भाई इंटरव्यू देना है तो इंटरव्यू देना है तो बाउंसर भी आ सकता है ना। तो जब हम जितने रिजेक्शन मिलेंगे उतनी तैयारी हमारी स्ट्रांग होगी, अपने आप से नहीं होगी। भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। जिस तरीके से आप पढ़ना शुरू करोगे और जो क्वेश्चंस का आंसर आपने नहीं दिया है उस आंसर्स को प्रिपेयर करोगे, उस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करोगे ना, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा ना कि इंटरव्यूअर
कितना भी क्वेश्चन पूछे भाई, वही तो झेल रहे हो आप 1 महीने से, 20 इंटरव्यू में तो वही तो क्वेश्चन आप झेल रहे हो, तो फिर सिलेक्शन पक्का है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है रिजेक्शन के। जब आप समझ लो कि रिजेक्शन हो रहा है, आपको आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे, आप पहले में रिजेक्ट हो गए, फिर तैयारी करोगे, फिर दूसरे में रिजेक्ट हो गए, तो फिर तैयारी तो आपकी बढ़ती जाएगी ना। तो इस तरीके से आपके पास 500 से 600 क्वेश्चंस का एक वो बन जाएगा आपके पास। 500 से 600 क्वेश्चन, 500 से 600 ही क्वेश्चंस होंगे। मतलब मैं बहुत ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, मैं तो 100 क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा ना, 100 क्वेश्चन से ऊपर तो जाता नहीं है। मैं 500 का दे रहा हूँ कि भाई उतने अगर तैयार कर लोगे, ताकि आपको लगे कि अरे यार इन्होंने 100 कहा था और 100 तो कर लिया, नहीं हुआ, एक आध फंस गया। नहीं, मैं 500 बता रहा हूँ ताकि एक भी नहीं फंसे। तो 500 से 600 के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप अगर प्रिपेयर कर लोगे, तो मैं एकदम श्योर कहता हूँ कि आने वाले समय में आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। ये जो 15 से 20 इंटरव्यू है, ये मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ। 10-12 इंटरव्यू के बाद लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि 10-12 इंटरव्यू में वो लोग उतने क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। कुछ कॉमन क्वेश्चन ही है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इंटरव्यूअर के पास जो है ना, इतना टाइम नहीं होता कि वो लिस्ट बना के रखे, और वो कोई भी इंटरव्यू जब इंटरव्यू लेता है तो गूगल करता है भाई 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डॉट नेट इंटरव्यू क्वेश्चन, फिर से डॉट नेट इंटरव्यू क्वेश्चन गूगल करता है, वहीं से क्वेश्चन उठाता है और पूछना शुरू करता है। तो इसी तरीके से एक 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 प्लानिंग से प्रिपरेशन आपको करना है। एक तरीके से एक प्लानिंग से जब आप प्रिपरेशन करोगे तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आपको जॉब मिल जाएगा। इन सबको अब मेन इंपॉर्टेंट टाइम है कि इस पूरे प्रिपरेशन में कितना टाइम लगेगा। देखो, डिपेंड करता है करने का। मैं आपको बता देता हूँ, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने में आपको 1 घंटे लगेंगे। स्टेप 2 तो कुछ है नहीं। स्टेप 3 आपको प्रोग्राम्स बनाने हैं। तो मान के चलिए कि 20 प्रोग्राम बनाने हैं। अगर एक दिन में आपने एक प्रोग्राम बनाया तो 20 दिन, ठीक है। अगर आप फास्ट कर रहे हो तो इसको 10 दिन में भी कर सकते हो, कोई तो 5 दिन में भी कर सकता है। मैं एक दिन में एक प्रोग्राम दे रहा हूँ तो 20 दिन, ठीक है। आपको क्रूड ऑपरेशन करना है। मेरा वीडियो देखोगे आप, 1.5 से 2 घंटे का वीडियो होगा, ठीक है। आप चलो एक दिन में पूरा नहीं कर पाओगे, आप 5 दिन लगाओगे या 10 दिन लगाओगे, तो 20 और 10 30 दिन, 1 महीना मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट तैयारी करने के लिए आपको बोला था, करीब करीब 26 वीडियो, एक दिन में एक वीडियो देखोगे आप। मैं बहुत ज़्यादा वो लेके चल रहा हूँ टाइम, तो आप समझो कि 20 दिन उधर तो 50 दिन, ठीक है। क्रूड ऑपरेशन आपने बना दिया और प्रोजेक्ट आपको बनाना है, तो यहाँ आप ले लो 10 दिन, कितना हो गया 60 दिन। तो 60 दिन मेरे हिसाब से आपको बस पढ़ाई पढ़ाई में लगेंगे, ठीक है। बहुत मैक्सिमम टाइम लेके चल रहा हूँ ये 60 दिन। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जब ये सारी चीज़ें कर लोगे तो आपको क्या करना है, अपने रिज्यूमे को पोर्टल पे डालना है, लिंक्डइन पे कनेक्शन बढ़ाना है। इस बीच में आपको लिंक्डइन पे कनेक्शन बढ़ा लेना है, और नौकरी वोकरी पे आपने प्रोफाइल को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही फेबुलस रिज्यूमे आपको बना लेना है। तो इसी पीरियड में आपको कर लेना पड़ेगा। आप कैसे करोगे यार, ये तो आपको करना है ना। तो ये 60 दिन का टाइम पीरियड हो गया। उसके बाद आप इंटरव्यू देना शुरू करोगे। आप कोशिश करो कि हर दिन एक इंटरव्यू दो, ठीक है। हर दिन एक इंटरव्यू दोगे, शेड्यूल तो हो जाएगा, आप कोशिश करोगे तो शेड्यूल हो जाएगा। तो 60 दिन उधर और हर दिन एक इंटरव्यू, तो 60-20-80 दिन, ठीक है। और 20 इंटरव्यू का मैंने कहा है कि 20 इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन पक्का है, तो 10 दिन और ले लो, 80 और 10 90 दिन, तो 3 महीने का टाइम पीरियड, ये गारंटी मैं देता हूँ। 3 मंथ 90 डेज का ये कंप्लीट कोर्स है। और इसके लिए ना आपको ट्यूटर चाहिए, इसके लिए ना कोचिंग चाहिए। आप यूट्यूब पे बैठ के, आप गूगल करके मेरे दिए हुए टॉपिक्स को पढ़ के और आसानी से इस पूरे डॉट नेट को एंजॉय कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से अगर आप मेहनत करते हो, तो ये 90 डेज है ना, आपकी ज़िंदगी बदलेगा। आपको डॉट नेट में जॉब मिल सकती है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है फ्रेशर को जॉब सर्च करना, और जॉब मिल जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है यार, क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी होता है फ्रेशर के पास और उस तरीके से। तो यार देखो, मेरा कहना है ना, 2 रुपये कम मिले या 2 रुपये ज़्यादा मिले, पहला जॉब तो ले ही लेना चाहिए। किसी भी तरीके से पहला जॉब लो, ठीक है। 2 महीना 3 महीना 4 महीना काम करो, कुछ सीखो, एंड देन आप अपने डिसीजन, आप खुद समझदार हो, अपने डिसीजन आप खुद ले सकते हैं।
तो पहला जॉब तो जैसे मिलता है वैसे लेना चाहिए, थोड़ा हार्ड वर्क हो, थोड़ा पैसे कम मिले यार, सीखने को एक बार जॉब में आ जाओगे ना, आप सीखोगे डेली बेसिस पे, आपको स्पेशली सीखने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप काम करोगे वहीं पे आपकी स्टडी भी हो जाएगी, और आप 10 लोगों के साथ रहोगे ना, तो वो इन्वायरमेंट मिलेगा, वो माहौल मिलेगा, आपको सही डायरेक्शन मिलेगा। तो ये 90 डेज, ठीक है ना, 90 डेज का एक पूरा कंप्लीट कोर्स है, सेल्फ स्टडी है, यहाँ ना कोई ट्यूटर चाहिए, यहाँ ना कोई ट्रेनर चाहिए, आप खुद गूगल कर करके पढ़ सकते हो मेरे बताए टॉपिक के अनुसार। और मैं श्योर हूँ कि आप मेहनत करोगे तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से और आपको पहला जॉब मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइज। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब, ऐसे तमाम वीडियो आने वाले हैं। और देखो, कोई भी ब्लॉगर, कोई भी यूट्यूबर वीडियो कब बनाता है, जब आप सब्सक्राइब करते हो और आप अपने कमेंट्स देते हो, आप उसकी अच्छाइयाँ और उसकी बुराइयाँ, उस वीडियो में जो खामियाँ वो बताते हो और अच्छाइयाँ उसको बताते हो, तो लगता है कि हाँ, लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे और वीडियो इस तरीके से लाने चाहिए। और सब्सक्राइब करोगे यार तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा बूस्टर का काम करता है, ठीक है ना। और किसी टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो यू कैन राइट ऑन थ्रू कमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली विल कम, एंड हम इस तरह के अच्छे वीडियोस ला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस। For more videos, please subscribe and share your feedback. Thank you guys. Thank you everyone. Bye bye.